हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 को लेकर। तो आप इसके 3 पार्ट को देख चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल पर जाएं और उसे भी देखें, जो आप काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 61वें क्वेश्चन से करते हैं। कहता है किनके सुझाव के आधार पर आयकर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित की जाती है। तो ये हमारा कौन है? वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग। यही हमें बताती है कि कितने प्रतिशत कुल जो हमारा कर होगा केंद्र सरकार को, उसका कितना प्रतिशत राज्यों को बांटा जाएगा। तो कोई कमेंट में बता सकता है कि अभी राज्यों को कितना मिल रहा है? चलिए हम ही बता देते हैं। तो राज्यों को 41% टैक्स जो है वो केंद्र सरकार देती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है बाजार की असफलता का क्या कारण है, कि बाजार कब असफल हो जाएगा। तो देखिए, बाजार शक्ति से बिल्कुल नहीं, गरीबी से बिल्कुल नहीं, निजी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। जो एक्सटर्नलिटीज होती हैं, जो बाह्य वस्तुएं होती है, उनसे क्या होता है? मार्केट फेल करता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भुगतान शेष में कौन सी मदें सम्मिलित की जाती है। तो दृश्य मदें और अदृश्य मदें दोनों को शामिल की जाती है भुगतान शेष में। यहां है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। चलिए बढ़ते हम लोग, यहां पूंजी अंतरण भी है, जो कैपिटल ट्रांसफर होता है उसको भी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग ऑप्शन नंबर डी नहीं देखे थे, सी और डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो तृतीय अवस्था जो होती है, देखिए ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसे जाती है, ऐसे और फिर ऐसे। तो देखिए ये हमारा पहला अवस्था, ये दूसरा है, और यहां फिर तीसरा ये झुकना स्टार्ट होता है। तो वो दूसरी अवस्था के एंड पॉइंट पर, यहां जहां सबसे ज्यादा उसको प्रोडक्शन होगा, वहां करना चाहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था। कौन सी हो जाएगी? द्वितीय अवस्था। क्योंकि तृतीय अवस्था में क्या होती है? अब गिरना शुरू हो जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है औसत परिवर्तन लागत क्या है। एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ABC। तो टोटल कॉस्ट बटे क्या होता है? क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट बटे क्वांटिटी। चलिए तो देखिए क्या है, तो हो जाएगा हमारा, या तो इसको कह सकते हैं, यहां एक सेकंड माफ कीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। यहां हो जाएगा TVC बटे Q, यानी कुल परिवर्तन लागत बटे उत्पाद। उत्पाद मतलब यहां क्वांटिटी है, कुल परिवर्तन लागत बटे उत्पाद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है श्रम मांग वक्र में वामवर्ती विचलन का कारण होता है, कि किस कारण से। देखिए ये है, मान लीजिए लेबर डिमांड, ठीक है, ये है लेबर डिमांड, पहले यहां था, अब ये इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से क्या कि जो हमको जितना लेबर चाहिए अब उससे कम चाहिए। क्योंकि एक लेबर पहले 10 यूनिट बनाता था, अब एक लेबर ही 15 यूनिट बनाने लगा, यानी हमको लेबर की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो श्रम की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये कब होगा? जब श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के अधीन होता है। कौन सा? एक अर्थव्यवस्था में तो संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के अधीन होता है। तो जो उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है, उसके अधीन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भुगतान शेष का घटक है चालू खाता और पूंजी खाता है, यानी अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है, यानी एट व्हाट प्राइस रियल जीडीपी इज मेजर्ड। तो हमेशा ये हो जाएगा बेस ईयर प्राइस, आधार वर्ष कीमतों पर। किस पर?
आधार वर्ष कीमतों पर, क्योंकि यह वास्तविक सकल घरेलू है, जबकि उस वर्ष का निकाला जाना होता तो करंट प्राइस पर लेते, जिसको हम लोग नॉर्मल जीडीपी बोलते, नॉमिनल जीडीपी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल किया है? तो मूल्य संचय, मूल्य मापन, लेन देन, इनमें से सभी, यानी इन सभी कामों को मुद्रा क्या कर दी है? आसान कर दी है। हम यदि कमाते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को उपज किए, तो उस वस्तु को बेच करके उसका पैसा हम लोग रख सकते हैं। मूल्य मापन भी होता है कि आलू 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो है। और लेन देन में तो आप लोग जानते हैं कि मुद्रा का काम लेन देन विनिमय के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नांकित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नतोदर होता है, यानी कॉनकेव होता है। ये देखिए कुछ ऐसा होता है। तो इसका एक ही कारण है कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी जो बढ़ती अवसर लागत की वजह से, किसकी वजह से? बढ़ती अवसर लागत की वजह से। क्योंकि होता क्या है कि एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें दूसरे वस्तु का त्याग करना पड़ता है, इसलिए जो उत्पादन संभावना वक्र है उसकी ढाल कुछ ऐसी होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना, निदान करना नहीं है। कि कोई भी काम आप विश्लेषण कीजिए अर्थशास्त्र में, उसको निदान नहीं करना है, उसका सजेशन नहीं देना कि ये करना है। ये बात किन्स साहब ने कही थी, जेएम किन्स ने, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने तीसा की मंदी से अमेरिका को बाहर निकाला था। चलिए अब कहता है कि किस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होती है? उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण है, तो एक ही चीज है, सीमित संसाधन। क्या है? सीमित संसाधन। यदि पर्याप्त संसाधन होता और सीमित, तो हमको ये बात सोचना ही नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे पास यदि 50 किलो गेहूं उपज रहे हैं, तो 50 लोग 40 लोग खाने वाले भी हैं, तो जितना हमारे पास लोग है उतना तो उपज नहीं हो पा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीमित संसाधन, कि जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हमारे पास संसाधन नहीं है, यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है कि वो लेबर या श्रम कितना, सीमांत उत्पादकता उसकी कितनी है, तो साधन की सीमांत उत्पादकता पर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस वर्ष अर्थशास्त्र का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1933 है, देखिए यहां ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि विश्वव्यापी महान मंदी कब आई थी? ये 1929 से प्रारंभ होकर 1939 तक चली थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो मूल्य नियंत्रण द्वारा भी, बाजार तंत्र द्वारा भी, योजना तंत्र द्वारा भी, अर्थात आंसर जो हमारा होगा उपयुक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से किसमें कुछ आगतें स्थिर रहती है? तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं अल्पकाल में। क्या है? अल्पकाल में, यानी कि इन द शॉर्ट रन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन संयोग पूरक वस्तुओं का, पूरक मतलब कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो, जैसे पेट्रोल है, क्या है? पेट्रोल है, और मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि पेट्रोल के वजह से ही मोटरसाइकिल चलेगी। उसी तरह से कलम और स्याही दोनों का क्या है? एक दूसरे का पूरक है। कलम और स्याही क्या है? एक दूसरे का पूरक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित संयोग में से स्थानापन्न वस्तुएं कौन है?
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन है? तो सब्स्टिट्यूट्स गुड मतलब कि जैसे टी और कॉफी है, चाय और कॉफी है, चाय भी हम ले सकते हैं, कॉफी भी ले सकते हैं, चाय के बदले कॉफी ले सकते हैं और कॉफी के बदले चाय। तो टेबल और कुर्सी, सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल, दाल रोटी, ब्रेड और मक्खन, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, ये भी हो गया पूरक, ये भी हो गया पूरक। लेकिन सरसों का तेल और रिफाइंड तेल, हम चाहे तो सरसों तेल यूज कर सकते हैं या रिफाइंड तेल यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही रोकते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। धन्यवाद।